So here we have a problem. Identify the vector quantity among the following. कि जो चार ऑप्शन है इनमें से वेक्टर क्वांटिटी आपको पता लगाना है। वेक्टर आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो जो वेक्टर एडिशन रूल है उसको सेटिस्फाई करे, वेक्टर एडिशन रूल को सेटिस्फाई करे, अपन उसी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है क्या? यस। कैसे आता है फॉर्मूला? एल वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं एडवांस लेवल पे बताऊं तो ये सूडो वेक्टर है। ठीक है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि सूडो वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि यस कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। हीट आपको पता है हीट इज़ जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट और एनर्जी दोनों ही क्या नहीं है? वेक्टर नहीं है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन हो जाता है। सो हियर वी हैव अनदर प्रॉब्लम। 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ, ए से लेके एफ तक 6 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस आपको दिखाई गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किन में से कौन सा जो स्टेटमेंट है चारों में से सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बी प्लस सी एफ के बराबर है, तो ये रहा बी, ये रहा सी। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो पहले ऑप्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये हमारा सी वेक्टर है इस तरीके से। और आपको पता है वेक्टर एडिशन का रूल ये कहता है कि आप पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर्स को। तो मैं अगर बी वेक्टर को शिफ्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से ला सकता हूँ। तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ये हमारा सी वेक्टर है। तो वेक्टर एडिशन रूल क्या कहता है कि एक का हेड दूसरे के टेल से मैच करा दो। करा दिया हमने, बी को उठा के सी के हेड पे ऊपर रख दिया। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर आता है वो रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? ये होगा। तो क्या ये एफ, एफ की डायरेक्शन में बता रहा है कि नहीं? एफ तो इस डायरेक्शन में है और ये रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो डी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। तो आपको करना क्या होता है? एक के हेड को दूसरे के टेल से मैच कराना है। तो डी वेक्टर कैसे है? कौन से ऑप्शन की बात कर रहा हूँ? बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। डी वेक्टर कुछ इस तरीके से है, सी वेक्टर को यहाँ से उठाया, इसके हेड के ऊपर अगर मैंने रख दिया तो इसके हेड के ऊपर अगर आप रखोगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी, बनेगी। यस। तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया आपका? डी प्लस सी हो गया। ये क्या है आपका? सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। तो क्या ये एफ की डायरेक्शन में आ रहा है क्या? नहीं, ये भी एफ की डायरेक्शन में नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड की तो बात ही छोड़ दीजिए, डायरेक्शन में ही नहीं आ रहा। फिर है डी प्लस ई इक्वल्स टू एफ वेक्टर। तो अपन बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो डी वेक्टर बना दीजिए, यही है डी वेक्टर। और ई वेक्टर को आपको क्या करना है? इसके हेड पे रखना है। तो ई को उठा के मैं जब इसके हेड पे रखूंगा तो कुछ यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा ई वेक्टर। ठीक है, ये आपका डी वेक्टर है। तो डी वेक्टर को अपन ऐसा करते हैं, इस तरफ डिनोट कर लेते हैं। तो पहले के हेड से दूसरे के टेल की तरफ ये क्या गया हमारे पास? डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। क्या ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है क्या? यस, बता रहा है। यस, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर आप डी ऑप्शन भी चेक करना चाहते हो तो अपन कर सकते हैं। डी ऑप्शन के अंदर देखो बी वेक्टर कहाँ पे है? वो रहा बी वेक्टर। ई वेक्टर को इसको उठा के इसके टेल पे, ये लो, ये बी वेक्टर, ये ई वेक्टर। तो रिजल्टेंट इसके टेल से इसके हेड की तरफ। तो क्या एफ की डायरेक्शन ऐसे है क्या? नहीं, तो मतलब ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा? If a unit vector is represented by 0.5 i cap minus 0.8 j cap plus c k cap, then the value of c is। तो अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ए एक्स आई कैप, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस ए वाई जे कैप, ये वाई कंपोनेंट हो गया, और ये हो गया ए जेड के कैप, ये जेड कंपोनेंट हो गया। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो कंडीशन ये कहती है कि
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड का कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, ये कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है तो, ये कंडीशन है। यस, स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो वहाँ पे एक्स कंपोनेंट कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 0.25 ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए वाई स्क्वायर, ए वाई कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है -0.8, स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.64। ठीक है, 8 8 जा 64 होता है ना, डेसिमल एक प्लस के बाद है तो डेसिमल दोनों नंबर में आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.64 आ जाएगा। सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो भी तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.11। इसको आगे सोल्व करोगे तो सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √0.11। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि जो हमारा बी ऑप्शन है, बी ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर। मान लीजिए दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो सम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उन दोनों के बीच का ये एंगल होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है उनके डिफरेंस के। तो डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये कितना होता है √a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, वही एंगल बिटवीन द ए एंड बी। अब ये कह रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों के एडिशन और दोनों के सब्सट्रैक्शन डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो दोनों वैल्यू अगर मैं सेम रख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर होना चाहिए a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बेटा जी, तो a² b स्क्वायर कैंसल आउट, ये 2ab उधर से भी 2ab आएगा तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है, ab 0 होगा नहीं और ab का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं कि क्योंकि एंगल की बात कर रहा है तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब cos थीटा 0 कहाँ पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है दोनों के बीच का एंगल, 90 डिग्री। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया है, डी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि दोनों के सम का मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। और देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है, और जो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था वो भी इसी तरीके से था, लेकिन वो लैंग्वेज में लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ था कि इफ सम ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ दोज टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। कुछ इस तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है बेटा ये कितनी होती है, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द ए एंड बी। किसके बराबर है ये, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, मैग्नीट्यूड मोड लगाया हो ना, मैग्नीट्यूड a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों साइड अगर बेटा मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, उस 2ab को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि भैया cos थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। cos थीटा कब 0 होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे 0 होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, देखिए सी ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेपरेट मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। मान लीजिए दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। सपोज दैट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। इन दैट सिनेरियो दोनों का जो एडिशन जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है। यस। और मॉड ऑफ ए तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको पता है मॉड ऑफ ए की बात ए लिख देंगे, मॉड ऑफ बी का मतलब आप बी लिख दोगे, यही बात है। वैल्यू रख दीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। दोनों साइड अगर बेटा मैं स्क्वायर करता हूँ तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई दोनों साइड स्क्वायर किया तो इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर ए प्लस बी का भी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद 2ab से 2ab कैंसिल तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। cos थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। cos थीटा 1 कहाँ पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होता है। कहाँ होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे होता है तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। The magnitude of vectors A vector, B vector and C vector are 3, 4 and 5 unit respectively. If A plus B equals to C, the angle between A vector and B vector is। अभी कह रहा है कि भाई जो मैग्नीट्यूड है ए बी सी का वो 3 and 4 and 5 है, ठीक है, और A प्लस बी जो है सी के बराबर है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके मैग्नीट्यूड्स की कि अगर अपन इनका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर है। और बाकी ए का मैग्नीट्यूड ए से लिख लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड बी से और सी का मैग्नीट्यूड सी से। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड अगर मैग्नीट्यूड लेता हूँ, दोनों साइड क्या ले लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, तो यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होना चाहिए, मोड ऑफ सी वेक्टर होना चाहिए। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको पता है, यहाँ नज़र आ रहा है, पूरे में अंडर रूट है भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड सी हो गया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो दोनों साइड स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बी कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू ए बी, ए कितना है 3, बी कितना है 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 cos थीटा इक्वल्स टू ये अंडर रूट में, ठीक है, इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5, कितना है 5। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 16 और 9 25 प्लस 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25। दोनों साइड स्क्वायर किया है बेटा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वो 5 आ गया। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया तो 24 cos थीटा 0 आ गया। इसका मतलब cos थीटा कितना आ गया है 0। cos थीटा 0 आने का मतलब cos थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो cos थीटा 0 होगा, ठीक है। और 90 डिग्री को पाई रेडियन में मैं कितना लिख सकता हूँ, पाई/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 90 डिग्री को आप पाई/2 भी लिख सकते हो। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस प्रॉब्लम के लिए। The x and y coordinates of particle at any time are x equals to 5t minus 2t square and y equals to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equals to 2 second is। हमें क्या दिया गया है, x दिया गया है, हमें y दिया गया है, ठीक है, और t की फॉर्म में दिया गया था। एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ, ए वेक्टर कितना हो जाता है
डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। आर वेक्टर क्या है बेटा? आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स वैल्यू, सॉरी ये वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो एक्स आपको दिया गया है, वाई आपको दिया गया है। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो डी आर वैक्टर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। दोबारा से अगर मैं इसका करता हूँ तो डी स्क्वायर आर वैक्टर अपॉन डी टी बन जाएगा, डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया। ये कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप। यानी कि पोजीशन का आपने दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स पता है आपको, तो एक्स पता है तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 5। आपको पता है अगर t की पावर m है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? m t बेस टू दी पावर m माइनस 1 होता है। तो t की पावर 1 है, 1 आ गया 1 माइनस 1 0, तो किसी की भी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, तो 5 बच गया माइनस 2 टी स्क्वायर। टी का स्क्वायर पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो t बच जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 माइनस 4t। किसकी वैल्यू आ गई है? डी एक्स बाई डी टी की। अब हमें तो एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। 5 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा हमेशा 0 होता है। माइनस 4 एज इट इज टी, पावर कितनी है? 1, तो पावर आगे आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो टी की पावर 0 यानी किसकी भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस 4 आ गई है। इसी तरीके से मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर कैलकुलेट कर देता हूँ डायरेक्टली। देखो y कितना है? tan ऑफ t है। एक बार इसका डेरिवेटिव करोगे तो tan आएगा, दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि t की पावर 1 है तो एक बार करोगे तो 1 आ गया, t की पावर 0 यानी कि 1। tan कांस्टेंट बचेगा, दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स आ गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया। इन दोनों की वैल्यू उठा के बेटा इस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से हमारे पास जो a वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? -4 आई कैप। और अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो कितना है? बी ऑप्शन। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई कैप सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन हो गया। सो द बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। So the next question is, a particle is moving such that its position coordinates are x और y की पोजीशन दी गई है 2 मीटर एंड 3 मीटर एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड 6 मीटर एंड 7 मीटर एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड 13 मीटर एंड 14 मीटर एट टाइम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और टाइम टेकन। तो फाइनल पोजीशन कितनी है? 5 सेकंड पे है, कितनी? 13 मीटर और 14 मीटर। इनिशियल पोजीशन 2 मीटर 3 मीटर। तो फाइनल पोजीशन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है? देखो 2 मीटर एंड 3 मीटर, तो यानी कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। ये जो बीच वाली जो पोजीशन दी गई थी ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। जब अपन एवरेज की बात करते हैं तो अपन इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, बीच की कोई सिचुएशन की कोई लेन देन नहीं करते। 13 माइनस 2 11 आई कैप, 14 माइनस 3 11 जे कैप एंड डिवाइडेड बाई 5। ये क्या आ गया हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है भैया। ठीक है ना, मैच कराना डी ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड its velocity becomes 40 meter per second towards north.
द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर बेटा ये मैं नॉर्थ मान लेता हूँ तो ये जो डायरेक्शन होगी ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये कह रहे हैं बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स ईस्ट। इस तरफ वेलोसिटी है कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं आई कैप डायरेक्शन मान लेता हूँ, तो आई कैप लिख देते हैं अपन ईस्ट के लिए, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ मान लीजिए थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी इधर चलने लग जाता है, और कितनी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन को मैं जे कैप मान लेता हूँ, नॉर्थ वाली डायरेक्शन को, ठीक है, ओके। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो वापस से एवरेज एक्सेलरेशन की जब अपन बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 40 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 आई कैप, टाइम टेकन कितना है 10 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। अगर बेटा जी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हो, x के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो x का कंपोनेंट कितना है माइनस का 3, स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस y का कंपोनेंट कितना है j, स्क्वायर करोगे 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5, ठीक है। और एक्सेलरेशन की यूनिट्स आपको पता है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा हो जाता है, डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास आता है पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। द पार्टिकल फॉलोज, x और y आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन से पाथ को फॉलो करेगा, एलिप्टिकल, सर्कुलर, पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन। तो देखो x और y आपको दिया गया है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वाई स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन गया ए स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है बेटा किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस कितनी है ए, और जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। अगर सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है, जैसे सेंटर का अगर पॉइंट ए बी है, तो सर्कल का इक्वेशन बन जाता है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सर्कल कहाँ है, सेंटर पर ही, जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसी फॉर्म बन रही है। तो एक सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। तो जो बी ऑप्शन है हमारा बेटा वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, moves in a straight line in the xy plane, its coordinate at a later time t are root 3 and 3. The path of the particle makes with the x axis an angle of। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। शुरुआत में पार्टिकल यहाँ था, बाद में कहाँ पे पहुँच गया, रूट थ्री मतलब 1.7 के आसपास, ठीक है। रूट 3 और 3 यानी कि मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है। तो शुरुआत में जैसे यहाँ था, बाद में ये ए पे पहुँच गया, और ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, रूट 3, ठीक है। एंगल पूछा गया है, तो अगर मैं ओ ए निकालता हूँ बेटा, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0। तो अगर दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ये इन दोनों पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को बताता है। तो ओ ए कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर रूट 3 होगा, प्लस 3 माइनस 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 ना, का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा,
प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 4 का रूट 2 हो जाएगा और 3 को अंडर रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो ये आ गया आपके पास ओ ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, ओ ए की वैल्यू, ठीक है। यानी कि अगर वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता कि कितना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे। अब वो पूछ रहे कि भैया कितना एंगल बनाएगा, तो एंगल बनाने के लिए आप एक और या तो इससे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसके मैं कंपोनेंट ब्रेक करूँगा तो ये आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये वैल्यू कितनी है √3 और ये वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल मान लीजिए कितना है थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाता है, tan ऑफ थीटा कितना हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है √3, तो 3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा 1 अपॉन √3। tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 कितने डिग्री पे होती है 30 डिग्री पे होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है। तो यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना भी आप कर सकते थे, ठीक है। और अगर आप इसकी मदद से करना चाहते तो आप साइन या कोसाइन वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे भी जो है निकल जाएगा, एंगल उतना आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया है 30 डिग्री आ गया है, क्लियर है। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया अपन ने, हाँ गड़बड़ कर दी, देखो क्या गड़बड़ कर दी। थ्री अपॉन √3 1 अपॉन √3 आएगा या √3 आएगा, √3 आएगा भाई, क्या आएगा √3। और √3 कितने पे होता है 60 डिग्री पे, कितने पे 60 डिग्री पे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कई बार देखो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, एग्जाम के अंदर ऐसी गलती को अपन बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक से भी बचना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना, जैसे मैंने अभी कर दी। तो 3/√3, √3 आएगा, √3 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। A bus is moving on a straight road towards north with a uniform speed of 50 km/h. Then it turns left through 90 degree. If the speed remains unchanged after turning, the increase in the velocity of the bus in the turning process की वेलोसिटी में कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है। तो जब भी डायरेक्शन की बात आए बेटा ऐसे बना लेना, ये नॉर्थ हो गया, अगर ये नॉर्थ है तो ये हो जाएगा ईस्ट, अब ये ईस्ट तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो बस पहले किधर जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रही थी 50 km/h की स्पीड से, ठीक है। उसके बाद इफ द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड और 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ गई, 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ेगी तो मतलब इस डायरेक्शन में, और स्पीड इतनी ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई, यस। तो अगर मैं नॉर्थ के लिए जे कैप यूज़ करूँ और वेस्ट के लिए आई -i कैप, क्योंकि इस एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूँ एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको वाई एक्सिस मान लूँ, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई है 50 जे कैप और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है -50 आई कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आप कोई भी मान सकते हो, आप नॉर्थ के लिए एन कैप और इसके लिए डब्ल्यू कैप भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अब ये कह रहा है कि द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, की वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आया ये आपको बताना है, यानी कि एक तरीके से चेंज निकालना है। तो चेंज अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल लिख सकता हूँ, यस। तो इसमें x अगर सब्सट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा -50 आई कैप और -50 जे कैप, ठीक है। ये डेल्टा v यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो डेल्टा v वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका x कंपोनेंट कितना है, -50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 प्लस -50 का 100 करोगे वही 2500, तो कितना आ जाएगा 5000 का अंडर रूट। अब आपको पता है 4900 का अंडर रूट कितना होता है 70 होगा, क्योंकि 70 × 70 4900 होता है। तो इसकी जो ये जो वैल्यू है ये मोर देन 70 है कि ये बात तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो मोर देन 70 में देखो एक तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ए और डी हो सकता है। अब डायरेक्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले नॉर्थ में था और अब कहाँ पे हो गई है वेलोसिटी, वेस्ट में हो गई है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन किधर रहेगी, जो चेंज आया वो किस तरफ आया। तो पहला आ रहा है अलोंग द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अलोंग द साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, यस। तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आएगा क्या,
क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा क्या? यस, पहले इधर था फिर इधर था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा। अरे इधर ही तो आएगा कि नहीं आएगा? यस। और दूसरा कह रहा है कि भाई 70.7 किलोमीटर पर आवर अलोंग द नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट की मैं बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट तो क्या है, ये वाली डायरेक्शन को बताता है। नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन को बताता है। तो आप मुझे बताओ कि जो चेंज आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, चेंज किस डायरेक्शन में है, इंक्रीज किस डायरेक्शन में हुआ है? क्या नॉर्थ वेस्ट में हुआ है या नॉर्थ वेस्ट में तो ये डायरेक्शन हो गई ये वाली, और वेस्ट साउथ में ये डायरेक्शन हो गई, क्योंकि ये जो ऑप्शन कह रहा है ये कौन सा कह रहा है, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ एक ही बात है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। अब बात आती है कि भाई जो चेंज आया है वेलोसिटी में वो किस डायरेक्शन में आया है, वो किस डायरेक्शन में है। तो चेंज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए देखो ये कैसे है, अपने को वेक्टर एडिशन का जो रूल्स हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये बेटा फाइनल वेलोसिटी हो गई, यही बात है। आपको क्या करना है, आपको करना है वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर, यही बात है। तो क्या मैं इसको वी एफ वैक्टर प्लस माइनस वी आई वैक्टर लिख सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता। सब्सट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हो। तो वी आई वैक्टर अगर इधर है तो माइनस वी आई वैक्टर किधर हो जाएगा, माइनस वी आई वैक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो माइनस वी आई वैक्टर को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, इस डायरेक्शन में? ये हो गया माइनस वी आई वैक्टर। यस बोलो हाँ या ना? यस सर, माइनस वी आई वैक्टर इधर हो गया। तो एक का हेड दूसरे का टेल, क्योंकि वी एफ प्लस माइनस का वी आई, एक का हेड दूसरे का टेल। तो हेड टेल मेथड क्या कहता है कि अब जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा, वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर। तो हमें वी एफ वैक्टर माइनस वी आई वैक्टर की डायरेक्शन चाहिए। कैसी डायरेक्शन आ रही है, ऐसी डायरेक्शन आ रही है। अब मुझे बताओ इनमें से ऐसी डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली ही तो है, ये वाली ही तो है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी आपको रिजल्टेंट बताया था और इस तरीके से कैलकुलेशन से भी बता दिया। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट है ना, साउथ वेस्ट है ना। अरे भाई ये साउथ ये वेस्ट, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है कि उसके पैरेलल तो ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। यस, तो साउथ वेस्ट में कौन सी डायरेक्शन है, डी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज ही, पहले तो देखो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद मैंने वेक्टर एडिशन रूल यूज़ किया है और उससे मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए वो डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ओके, kept at an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane, ठीक है। but when the inclination is decreased to 30 degree and the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance, then x1 and x2 will be। देखो सबसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरीके से, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है। वैसे मैं तो बोला सर 60 डिग्री नहीं लग रहा है। तो जब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है किसी वेलोसिटी, मान लीजिए u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ठीक है, तो ये कितने डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री वाले इंक्लाइंड प्लेन पे फेंकते हैं, 30 डिग्री वाले पे फेंकते हैं सेम वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी यहाँ पे रखी थी उतनी ही वेलोसिटी से इधर, तो ये x2 डिस्टेंस कवर करता है। तो कह रहा है कि भाई दोनों में जो रेशियो है, जो x1 x2 का जो रेशियो है वो कितना होगा, वो हमें बताइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन नीट 2019 के अंदर पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप इसको। तो इसमें आपको जो है वेलोसिटी जो है u जो है वो आपको मेंशन नहीं किया गया, लेकिन दोनों ही केस में जो u है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ बेटा, तो डिस्टेंस अपन कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। ये फर्स्ट न्यूटन इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया गया, डिस्टेंस मेंशन की गई है। तो जो थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। एस क्या है, डिस्टेंस है बेसिकली, ए एक्सेलरेशन है, और वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है। तो पहले वाले केस की अगर मैं बात करूँ तो जब ये x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्सिमम x1 कवर कर रहा है, तो मैक्सिमम कवर कर रहा है इसका मतलब वहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि अगर रुकेगा नहीं तो फिर
मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे हुई, रुकने का मतलब ही तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जहाँ रुक गया वहीं मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहले मैं इस केस में बताता हूँ, जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है बेटा, ये डायरेक्शन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो और एस डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री हो गया, यानी कि 2g और कोस 150, ठीक है। तो यहाँ से जो यू स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -2g कोस 150, कोस 150 को मैं कितना लिख सकता हूँ, कोस 150 को अपन लिख सकते हैं -sin60। सर कैसे लिखा, सर कैसे लिखा, तो बेटा इसके लिए मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और वो फॉर्मूला ये कहता है कि भाई ये कितना है आपका कोस 150 है, तो कोस 150 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस 60, तो 19 to 1 है, तो जब ओड मल्टीपल होता है 90 का तो चेंज हो जाता है कोस साइन में और साइन कोस में, तो कोस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन 60, लेकिन ये दूसरे क्वाड्रेट में आ रहा है और दूसरे क्वाड्रेट में कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन 60 हो गया, तो इस तरीके से कन्वर्जन किया जाता है। बाकी मैथमेटिक्स वाले टॉपिक में के अंदर जो इसेंशियल मैथमेटिक्स है उसके अंदर अच्छे से मेंशन किया गया है, तो कोस 150 हो गया बेटा माइनस साइन 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2g, और साइन 60 का मतलब साइन 60 का मतलब √3/2, कितना √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, √3g आ गई है, आ गई, यस। अब अपन बात करते हैं किसकी, अच्छा एक चीज़ अपन भूल गए, क्या भूल गए, सोचो क्या भूल गए, 2a वेक्टर डॉट एस वेक्टर करना था ना, यस, तो अपन ने क्या कर दिया, यूज 2 एक्सेलरेशन लिख दिया, दोनों के बीच का एंगल लिख दिया, लेकिन एस तो लिखा ही नहीं x1, अरे डिस्प्लेसमेंट भी तो है x1, x डिस्टेंस है, एस तो भूल गए ना। अब दूसरी बॉल के लिए करते हैं, दूसरी बॉल भी जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी सेम थी यू स्क्वायर प्लस 2g, दोनों के बीच का एंगल, इस बार वही g इधर है तो 90 प्लस 30 120 बनेगा, कितना बनेगा 120, 2g x2 कोस 120, और कोस 120 को आप कितना लिख सकते हो माइनस साइन 30 लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो माइनस साइन 30, यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2g x2 और माइनस साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gx2 यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 की वैल्यू, या तो फिर अपन ऐसे करते हैं, दोनों को कंपेयर करा लेते हैं, दोनों को कंपेयर करा लेते हैं, देखो ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, दोनों को कंपेयर करा लेता हूँ मैं, तो ये हो गया है gx2 इक्वल्स टू वो है आपका √3gx1, तो दोनों साइड से g कैंसिल हो गया है, ठीक है, x1 x2 चाहिए तो x2 को इधर ले आइए, √3 इधर जाएगा तो 1/√3 और x1 अपॉन x2, तो x1 x2 का रेशो कितना आ गया 1:√3, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो डी ऑप्शन है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो डी ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर है। तो यहाँ से अपन कुछ सॉल्यूशन अगर आप लोग नोट करना चाहो तो आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला इक्वेशन यूज़ किया है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो पहले केस में 90 प्लस 60 150 डिग्री का एंगल बनेगा, कोस 150 कितना हो जाएगा माइनस साइन 60, दूसरे केस में 120 एंगल बनेगा तो कोस 120 माइनस साइन 30 बन जाएगा, यही डिफरेंस आएगा, और इस तरीके से रेशियो हमने निकाल लिया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन इज दिस वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर द 10 सेकेंड्स, तो इसके लिए आपको जो न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वही यूज़ करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, v वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी,
ठीक है। u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी पूछा 10 सेकंड्स के बाद में। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2 जे कैप इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 0.3 3 हो जाएगा, और आई कैप का आई कैप में ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 आई कैप। 3 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 3 प्लस 2 वही 5 जे कैप। आई कैप में ऐड होगा, जे कैप में ऐड होगा, तो वी वेक्टर कितना आ गया 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा अंडर रूट, ठीक है, एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस वाई का कंपोनेंट भी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो क्या है इसको मैं 2 इंटू 25 लिख सकता हूँ, यस 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा, रूट 2 को एज इट इज रहने दीजिए, तो कितना आ गया 5 रूट 2। वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, तो 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लिखा हुआ है तो वो एक ही बात है, तो बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इस प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं, अ पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप एंड हैज़ एक्सेलरेशन 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, ओके, इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड के बाद में इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो भैया इसके लिए आपको यूज़ क्या करना है, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वैक्टोरियल जो इक्वेशन है वो यूज़ करना है। इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन है आपके पास 0.4 i कैप प्लस 0.3 जे कैप, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 0.4 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 क्योंकि आई कैप में ऐड होगा तो 7 आई कैप, 10 इंटू 3 3 हो जाएगा, 10 इंटू 3 नहीं है 0.3 था 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो 7 जे कैप। ये आ गया है आपका फाइनल वेलोसिटी। आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकाल सकते हैं, जो एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कीजिए यानी कि 49 प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए यानी कि 49, ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 49 लिख सकता हूँ, यस 49 का रूट 7 आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 7 रूट 2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ए मैन इज स्लीपिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, ओके, एंड अ बैग फॉल्स डाउन फ्रॉम द सेम हाइट, देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज vm इक्वल्स टू, ओके, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, तो मान लीजिए ये है एक इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे एक आदमी वो स्लिप कर रहा है, बचपन में आपने भी फिसल पट्टी पे, हाँ, पार्क वगैरह में झूला झूला होगा, हाँ, किया होगा ना, तो वही चीज़ है, इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शनलेस है, इस पे से फिसल के नीचे आ रहा है। दूसरा यहाँ से एक जो बैग है, एक बैग है यहाँ से, उस बैग को सेम हाइट से नीचे की तरफ फ्री फॉल करवाया गया, तो ये हाइट मैं कितने ले लेता हूँ, हाइट मान लीजिए h, ठीक है, तो कह रहा है कि देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ, यानी कि जो मैन की जो वेलोसिटी होगी और जो बैग की वेलोसिटी होगी उन दोनों में कितना क्या डिफरेंस आएगा, ये बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं किसकी बात, अपन बात करते हैं, देखो इक्वेशन यूज़ करते हैं v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो इस इक्वेशन में u इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है, a वेक्टर क्या है एक्सेलरेशन है, a वेक्टर क्या है एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या दोनों के लिए सेम हो गया क्या, देखो बैग के केस में वर्टिकल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, लेकिन जब मैन स्लिप जब हो रहा है, मैन जब स्लिप कर रहा है तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में कितना है g है, लेकिन इस डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए इंक्लाइंड अगर ये प्लेन है थीटा, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो कितना हो जाएगा g साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा g साइन थीटा, और x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा g कोस थीटा,
सॉरी वाई डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो इसके साथ कंपोनेंट जी साइन थीटा। तो ऑल्दो जो मैन जो है उसके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, लेकिन फिर भी नेट एक्सेलरेशन तो जी ही है ना, नेट एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही है। अब अगर नेट एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो जो फाइनल जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो सेम निकलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि बैग के पास सिर्फ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ही रहेगा बैग के पास, लेकिन मैन के पास एक्स कंपोनेंट भी रहेगा और वाई कंपोनेंट भी रहेगा। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी कोस थीटा जी साइन थीटा दोनों का स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉमन लोगे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, जी स्क्वायर का अंडर रूट जी हो जाएगा। यानी कि नेट एक्सेलरेशन दोनों के ही केस में सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी दोनों के केस में सेम है। इसका मतलब ये इक्वेशन ये कह रहा है कि उन दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो सबसे पहले अपन रिवर की बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये आपका एक रिवर है, ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट मान रहा हूँ तो ये जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी ये नॉर्थ हो जाएगी, नीचे वाली डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। कैसे पता चलता है, नॉर्थ ऊपर अगर है तो जो ईस्ट होगा वो राइट में होगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा। तो ये हो गया इसका नॉर्थ बैंक और ये इसका हो गया साउथ बैंक, ठीक है। और जो ब्लू पानी है, ब्लू पानी, हाँ आज ब्लू है पानी पानी पानी, वो वाला पानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है कि जो स्विमर जो है उसकी स्टिल वाटर में, यानी कि जब पानी रुका हुआ उसमें स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है। ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। जाना कहाँ चाहता है, क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि वो इस पाथ से मूव जब करेगा तो ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, यस ओके। एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ, तो नॉर्थ के कंपैरिजन में उसको कितने एंगल से स्विम करना चाहिए ये बात पूछी गई है। अब आप कहोगे सर सीधा ही चले जाना चाहिए, अरे भाई पानी इधर जा रहा है वो सीधा जाएगा, सीधा जाने की कोशिश करेगा पानी इधर, तो पानी इसको इधर खींचेगा, तो वो अगर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो किसी इस पॉइंट में यानी कि इस तरफ वो डिस्प्लेस होकर पहुंच जाएगा। अगर उसको यहाँ पहुंचना है, मतलब आपको ये पता चल रहा है कि पानी उसको ईस्ट के डायरेक्शन में लेकर जाएगा, ड्रैग करेगा। और अगर वो स्ट्रेट जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, अगर वो इस डायरेक्शन में जाए तो उसको पानी जो है ड्रैग करता हुआ इस पॉइंट तक ला सकता कि नहीं ला सकता, यस। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया कि वो इस डायरेक्शन में जो है जाएगा। अब हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। तो ये जो डायरेक्शन है ये हो गई भैया रिवर के वाटर की डायरेक्शन, ठीक है। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए किसकी, स्विमर की रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में, तभी तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन स्टिल वाटर में उसकी स्पीड किधर है, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है इस तरफ। तो ये आपको कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। और ये आपको कितना दिया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि नॉर्थ से कितना एंगल बना के वो स्विम करे, तो नॉर्थ से मान लीजिए कि थीटा एंगल बना के वो स्विम कर रहा है, ठीक है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस हो जाता है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, हाइपोटेनियस कितना है 20, तो 10 अपॉन 20 यानी कि 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने पे डिग्री पे होती है ये बताओ, 30 डिग्री पे, यस। तो 30 डिग्री, अच्छा कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो 30 डिग्री वेस्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है, दोबारा से समझ लीजिए। अगर उसको सीधा जाना है और अगर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो पानी इधर जा रहा है, पानी उसको इधर खींच ले जाएगा, मतलब जाना तो इधर चाहेगा लेकिन पानी उसको दूर खींचता खींचता इधर ले जाएगा। तो इससे अच्छा ये कि वो इधर जाए, इस पाथ पे जाए, ताकि उसको पानी खींचता 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 ये इधर ले आए, ठीक है। तो इधर पानी की वेलोसिटी हो गई, ये उसकी खुद की वेलोसिटी होगी जहाँ से उसको जाना चाहिए अगर वो सीधा पहुँचना चाहता है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी रिवर के वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ से अपन ने एंगल जो है कैलकुलेट कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। Here we have a problem that two boys are standing at the ends
ए एंड बी ऑफ ए ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, स्मॉल ए दी हुई है, ठीक है। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। जो बी पे जो बॉय है वो इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है, कितनी वेलोसिटी से, v1 से, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यही है ना इसके, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली, जिस टाइम ये भागना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम ये भी भागना स्टार्ट कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर इन अ टाइम t वेयर t इज, और t टाइम में इसको पकड़ लेता है। तो भाग के मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा कितने टाइम में, t टाइम में, और ये भी यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, यहाँ पहुंच जाता है कितने टाइम में, t टाइम में, लेकिन इसकी वेलोसिटी नहीं बताई गई। द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली वेलोसिटी v, अच्छा v वेलोसिटी से भाग रहा है ये, v वेलोसिटी से, ठीक है, t टाइम में इसको पकड़ ले रहा है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये हमसे पूछा गया, बट टाइम कितना होगा। तो अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस है आपका a, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसकी वेलोसिटी v1 कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा t टाइम में, v1 इंटू टी, इसकी वेलोसिटी है v, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो vt, ठीक है। तो यहाँ पे ये a है, ये दूसरी लेंथ हो गई, ये तीसरी लेंथ हो गई, तो ये बेसिकली क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, यही है। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर, यही बात है, यस। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर टी स्क्वायर। टी वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो टी वाली टर्म अगर मैं एक तरफ ले लेता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये भी उधर जाएगा तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू टी v माइनस v1, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a अपॉन v माइनस v1, ठीक है। अच्छा अंडर रूट लेंगे ना, सॉरी, ये स्क्वायर में है तो ये तो स्क्वायर में रहेगा, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, मैंने क्या किया, स्क्वायर डायरेक्ट हटा दिया, जैसे कोई भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लिया है, तो ये हो गया, ये t हो गया, और इस पर अंडर रूट लग गया, तो a, और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई है, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई है, a अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा अब एक और दिक्कत है, यहाँ पे एक और दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है कि अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम ही है, सेम कैसे हैं, क्योंकि अगर मैं ए तो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो अंडर रूट ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाहर निकल के ए ही आ जाएगा, तो इसका मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, इसके अंदर ए ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो गया, और इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया, ए भी करेक्ट हो गया और डी भी करेक्ट हो गया, तो इसके अंदर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, कितने ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, दो ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं, क्लियर है। So the next problem is the width of river is 1 kilometer. The velocity of boat is 5 kilometer per hour. The boat covered the width of river in shortest time. सबसे कम टाइम लग रहा है, और वो कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट्स का लग रहा है। Then the velocity of river stream. सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एक क्या है, रिवर स्ट्रीम है, ये मान लीजिए इस तरफ रिवर कोई फ्लो हो रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा रिवर की विड्थ कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर, ये जो विड्थ दी गई है रिवर की, ये कितनी दी हुई है, 1 किलोमीटर, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, एक बोट है जो 5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर बोट को कवर करना है तो इसका मतलब जो नेट जो ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए
कि जो नेट वेलोसिटी होनी चाहिए बोट की वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब शॉर्टेस्ट टाइम यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है, ओके। तो ये नेट वेलोसिटी होनी चाहिए, लेकिन बोट की स्पीड इधर नहीं है, क्योंकि बोट की स्पीड और वाटर स्ट्रीम की स्पीड मिलकर नेट स्पीड बनाएंगे, रिलेटिव स्पीड आएगी बोट की। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर बोट को शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो किस डायरेक्शन में जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सीधा ही बोट चली जाए, लेकिन बेटा अगर सीधा ही बोट जाएगी तो वाटर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। यानी कि बोट अगर सीधा वेलोसिटी को रखेगी तो बोट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। तो बोट यहाँ पहुँचे इसके लिए ज़रूरी क्या है कि बोट की स्पीड कुछ इस डायरेक्शन में हो, ताकि ये वाटर स्ट्रीम की स्पीड हो और जो नेट जो पोजीशन हो, क्योंकि बोट इधर जाने की कोशिश करेगी अगर अपन रेस्ट वाटर के रेटिंग में बोले तो, लेकिन वाटर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो है तो वो इसको इधर लेकर आएगा और फाइनली ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो नेट स्पीड कहाँ होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग होनी चाहिए। और ये मान लीजिए क्या है, बोट की स्पीड है। ठीक है, यानी कि बोट इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट करती है, इस डायरेक्शन में ड्राइव होती है, आप ये कह सकते हो। लेकिन वाटर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है और वाटर स्ट्रीम की हमें जो स्पीड है वो पूछी गई है, तो उसके लिए अपन लिख लेते हैं वी आर, रिवर। आर स्टैंड्स फॉर रिवर, बी स्टैंड्स फॉर बोट, और ये है नेट वेलोसिटी। क्योंकि नेट वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में होगी तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, टाइम दिया गया है कितना, 15 मिनट। कौन सा टाइम है ये, शॉर्टेस्ट टाइम है। ठीक है, और हमें विड्थ भी दी गई है इसकी 1 किलोमीटर। यस, तो क्या मैं वी नेट निकाल सकता हूँ क्या? यस, निकाल सकता हूँ। कैसे, कितनी है विड्थ, 1 किलोमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो 1000 मीटर आ जाएगा। यस, ओके। टाइम कितना है, 15 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से हमारा जो वी नेट जो है वो कितना आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 100/90, 100/90 को 10/9 भी लिख सकता हूँ, 10/9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है, नेट स्पीड की वैल्यू आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई है, नेट स्पीड की वैल्यू आ गई है। अब नेट स्पीड की आ गई ये, यानी कि इस डायरेक्शन में, और बोट की आपको पता है ऑलरेडी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो वी बोट है वो आपको कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब भी आपको मीटर पर सेकंड से स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। जिन बच्चों को अभी भी ये नहीं आता है, समझ में नहीं आया, वो मैं बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ से जो वी बोट है वो कितना आ गया, 25/18 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते कि सर ये ऐसा हुआ कैसे, जो आपने 5/18 लिखा है डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो देखो वी बी इक्वल्स टू कितना, 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। यस, अपॉन आर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो बन गया कि नहीं बन गया ये मीटर पर सेकंड। यस, इसको सिंप्लीफाई करोगे 20 से 20 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 2 से यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 18, तो यानी कि 5/18। बोलो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। यस, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बोट की स्पीड भी आ गई है और हमारे पास नेट स्पीड भी आ गई है, दोनों चीज़ें आ गई हैं।
अब अगर हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं तो क्या हम स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं क्या? यस, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास वी बोट है, आपके पास वी नेट है, तो ये क्या एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे बेटा यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वी आर यानी कि रिवर की जो स्पीड है वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बेस है एक तरीके से, और ये हाइपोटेनियस है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस वी नेट स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बोट की स्पीड कितनी आई थी यहाँ से देखिए 25 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, तो 25 अपॉन 18 और इसका स्क्वायर माइनस नेट स्पीड कितनी आ रही थी हमारी 10/9, तो 10/9 का स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये? रिवर की जो स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो क्या मैं 25/18 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? 10 इंटू 2.5 अपॉन 2 इंटू 9 और इसका होल स्क्वायर माइनस 10/9 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो? बेटा मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे भी 10/9 है, यहाँ पे भी 10/9 है और स्क्वायर तो है ही, तो यानी कि 10/9 का जो स्क्वायर है वो कॉमन आ सकता है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी बेटा। यहाँ पे कितना बचेगा? 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा बेटा 6.25, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है, और डेसिमल एक के बाद डेसिमल है 2.5 और 2.5, यानी कि 2 डिजिट के बाद मुझे डेसिमल लगाना है, तो वो मैंने लगा दिया। डिवाइडेड में 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस 10/9 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1। ये क्या है बेटा? क्या है ये? रिवर की जो स्पीड का स्क्वायर एक तरीके से। ठीक है, अच्छा 10/9 का स्क्वायर यानी कि 100/9 इंटू 9 या फिर 81 भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ये वी आर स्क्वायर है, ठीक है, तो अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वापस से सिंप्लीफाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं इसको 4 एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2.5 करो, 6 माइनस 4 करोगे तो 2.25 आ जाएगा, यानी कि 2.25 अपॉन 4। अब मैं क्या करता हूँ बेटा? स्क्वायर रूट लेता हूँ दोनों साइड, तो 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 9 बच जाएगा, 2.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा? 1.5, ठीक है। और 4 का कितना आ जाएगा? 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ये 2 से अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो गया 5, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है? बेसिकली ये वैल्यू है वी आर की। क्लियर है? अब देखो 5 इंटू 1.5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 7.5 एंड डिवाइडेड बाई 9। अच्छा ये वैल्यू किस में आई है हमारे पास? मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था ना। आंसर हमारे किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो अपन क्या कर सकते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ? 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और ये यूनिट क्या बन जाएगी फिर? किलोमीटर पर आवर। क्या बन जाएगी? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये देखिए ये 9 2 ज़ा 18, ठीक है। अच्छा 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सॉल्यूशन। So the next problem is a person aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is। सबसे पहले बेटा अपन क्या बनाते हैं? रिवर बनाते हैं, ठीक है। ये रिवर है हमारी, और मान लीजिए वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब एक
पर्सन है, ठीक है, ये यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पहुँचना चाहता है, एकदम अपोजिट कॉर्नर पे पहुँचना चाहता है। तो ये पूछ रहे कि भाई स्पीड ऑफ वाटर स्ट्रीम कितनी होगी। अब वो जो आदमी है वो भैया 120 डिग्री एंगल से जो है स्विम कर रहा है। 120 डिग्री एंगल किससे बना रहा है? विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन कौन सी है? यही तो डायरेक्शन है। यस, इससे 120 डिग्री यानी कि इस डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है 120 डिग्री। तो अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा, ये एंगल कितना बच जाएगा? थीटा कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना। अरे भाई टोटल 120 डिग्री दिया हुआ है ना, टोटल स्पीड से, जो वाटर की स्पीड का जो फ्लो है उससे टोटल एंगल 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक 90, तो आगे बचा हुआ 30 डिग्री हो गया। अब ये जो स्पीड है उसने कितनी दी हुई है एग्जामिनर ने? 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो बताओ। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का आपको दी गई है। आपको कहाँ पूछा गया है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि वाटर इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वाटर। तो वाटर के लिए अगर आपको रिवर की जो स्ट्रीम है उसके लिए चाहिए, तो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? साइन का रिलेशन होता है। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? वी आर। तो हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साइन 30 और मीटर पर सेकेंड यूनिट अपन ने लास्ट में लिख दी। क्लियर है? साइन 30 कितना होता है? 1/2। 0.5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर पर सेकेंड। एंड दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर आवर प्रॉब्लम। सो हियर वी कैन सी दैट द option A is correct option. Okay, note down the solution. So the next problem is two particles A and B are connected by a rigid rod AB. ठीक है, AB से connected है एक rigid rod. The rod slides along perpendicular rails as shown here. The velocity of A to the left is 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो पॉइंट A है इसका इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ओके। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री? अल्फा कितना दे दिया गया है आपको? 60 डिग्री दे दिया गया है। तो बी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये रोड है, सपोज दैट आप इसी तरीके से अज्यूम करके चलो, अगर ये तो देखो डिस्टर आ जाता है, आप ऐसे अज्यूम करके चलो, अगर मैं इसको आगे खिसकाऊंगा तो ये ऊपर उठेगा ना। अरे आप, ये रोड फिक्स है, इसको आगे खिसकाओगे तो ये ऊपर उठता चला जाएगा, तो बी की स्पीड ऊपर की तरफ होगी। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री बनाना चाहूँ तो क्या मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, कि ये तो स्पीड हो गई बी पॉइंट की और ये स्पीड हो गई किसकी? ए पॉइंट की। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और ये इनको कौन कनेक्ट कर रहा है? वो रोड जो कि फिक्स है। ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना? अल्फा। तो ये अगर अल्फा एंगल है तो एंगल के सामने ये किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन ऑफ एंगल, एंगल कितना है? अल्फा। साइन अल्फा कितना होता है? अच्छा, परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन चाहिए तो हम साइन नहीं यूज़ करके tan यूज़ करते हैं, क्योंकि साइन जो है वो हाइपोटेनिस के साथ रिलेशन को बताता है ना, हाइपोटेनिस के रिलेशन को बताता है, tan यूज़ करते हैं। तो tan ऑफ एंगल यानी कि अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? स्पीड वी की आ जाएगी और यहाँ पे वी का आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे वी बी की पूछी गई है, यानी कि वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी ए tan ऑफ अल्फा। वी ए आपको कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। tan अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। यस, यानी कि tan 60 डिग्री मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको पता है tan 60 कितना होता है? √3। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो यानी कि 10 इंटू 1.73 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 17.3 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ अवर final answer, that is our final answer. So here you can see that option D is the correct choice for this problem. Okay,
A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, okay, then the velocity of river की जो velocity है वो कितनी होगी? अच्छा, बोट कैसे सेंड की गई है? अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है, ठीक है, और बोट की जो स्पीड है, मान लीजिए इस पॉइंट से अगर बोट जा रहा है तो बोट की स्पीड जो आपको दी गई है वो दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर। द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर। रिजल्टेंट वेलोसिटी का मतलब बोट की वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू स्ट्रीम, जो वाटर की जो स्ट्रीम है, या फिर आप रिवर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रिवर के रेस्पेक्ट में, वो आपको कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगा, तो बोट आपने अक्रॉस जो है भेज रहे हो, तो बोट आपने इस डायरेक्शन में भेजी है और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है आपको? 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, वाटर की स्ट्रीम मान लीजिए इस तरफ फ्लो हो रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितना है, तो वी आर लिख देते हैं। नेट स्पीड कहाँ पे आएगी? नेट स्पीड ये आएगी, और नेट स्पीड आपको कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, काम हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस है, ये मान लीजिए बेस है और ये परपेंडिकुलर है, अगर आप इसको एंगल लेकर चलते हो तो, हाँ, तो यानी कि अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया हमारा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का मुझे पता नहीं है, यानी कि वी आर स्क्वायर। बेस का मुझे पता है कितना? 8 किलोमीटर पर आर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा, इक्वल्स टू हाइपोटेनियस 10 किलोमीटर पर आर, तो स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ से वी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 36। अगर यूनिट्स की बात करूँ तो क्या आएगा? किलोमीटर पर आर का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है भैया। अब हमें वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो वेलोसिटी चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर हो जाता है वो फाइनल आंसर कौन सा हो जाता है? बी। सो बी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम।